आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम आपको बता रहे हैं कहानी बिहार में पलटती सत्ता की। बिहार में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार इस बार क्या वजह बताएंगे जनता को कि क्यों इस बार एक बार फिर वो चलती सरकार छोड़ करके पाला बदल के एनडीए के साथ आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ आ रहे हैं। ये भी हम आपको बताएंगे जो फॉर्मूला वर्कआउट किया गया है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, उसमें यह तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी चर्चाएं कि दो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं पिछली बार की तरीके से ही। लेकिन जो दो नाम पिछली बार उप मुख्यमंत्री के थे बीजेपी से, क्या वही दोनों होंगे, उनमें से एक होगा, दूसरा कोई और होगा? इसको लेकर की भी चर्चाएं चल रही हैं कि एक ओबीसी वर्ग से हो सकता है तो दूसरा अति पिछड़े वर्ग से हो सकता है, वो अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई फॉरवर्ड कास्ट का भी हो सकता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इस पर हम आपको खबर देंगे। दूसरा, इस वक्त जो आरजेडी के विधायकों की बैठक चल रही है, वहां जाने से पहले क्या कहा आरजेडी के विधायकों ने, क्या खुलकर वो मान रहे हैं कि हमारी सत्ता जा रही है, सरकार जा रही है और नीतीश कुमार हमारा साथ छोड़ रहे हैं? और उसके बाद आप देखिएगा जेडीयू के जो प्रवक्ता कल तक आरजेडी के सवाल पर कि संशय दूर करें नीतीश कुमार, ये कह रहे थे कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज उनका क्या कहना है? आज जेडीयू कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में टूट के लिए जिम्मेदार बता रही है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बात कह रहे हैं? तो सुनिए पहले आरजेडी, उसके बाद जेडीयू और कांग्रेस के नेता की बात। नीतीश कुमार जी पहले आदमी है जिन्होंने जाकर के विपक्षी एकता के लिए उनसे मुलाकात की, बात की। उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इसके बावजूद ममता दीदी ने एक नाम पेश किया। क्यों किया, किसने कराया और कौन चाहता था कि बिहार का कोई लीडर इस लेवल का ना हो, जो देश के ऊपर जिसका नाम हो और देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसका चेहरा उभरे? कौन लोग थे? ये तो यानी सोच का विषय है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। नीतीश कुमार को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी और जो मेहनत की थी उन्होंने, जो उनसे उनके विजन पे जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं डाली गई और कुछ लोग थे जो बाधा डाल रहे थे। पक्ष में जा रहे हैं अभी, ये आप फैसला आप ही कर रहे हैं तो क्या बताएं? विधायक आपने कह दिया कि नीतीश कुमार को भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर माननीय नीतीश जी ऐसा स्टेप लेते हैं तो विधायक जब क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। जेडीयू के विधायकों का मुसीबत आएगा या आरजेडी का? जेडीयू का मुसीबत आएगा, मुसीबत आ जाएगा एकदम निश्चित है। जो संशय में रहते हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनकी नाव डूबती है। हम कोई कंफ्यूजन में नहीं हैं और हमारा नजरिया साफ है, तो हम तो राज्य की सेवा करते रहेंगे। अब जो कंफ्यूजन में हो जाने। अब देखिए, सिग्नल पर वो काम करते हैं, यहाँ सिग्नल फ्रीडम है, तो दोनों में अंतर है ना। अब वो नए दौर में नई टेक्नोलॉजी है, सिग्नल के बगैर काम चल रहा है। अब कोई सिग्नल पर काम कर रहे हैं कि उनको एहसास हो रहा है, तो एहसास हो रहा है तो जाने, इसका मतलब कि कुछ न कुछ कारण है, जिस कारण की अंदरूनी जानकारी उनको है, इसीलिए वो कहते हैं कंफ्यूजन है। तो जब कंफ्यूजन है तो नाव डूबेगा। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। मिश्रा जी, कल तक तो आप लोग नहीं मान रहे थे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब तो कई संकेत मिल गए, कई बयान आ गए, अब तो ये मान चुके होंगे ना कि नीतीश कुमार आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं? आज भी कांग्रेस का वही स्टैंड है कि श्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। नीतीश जी की तरफ से एक शब्द सामने कुछ भी नहीं आया। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं और उन्हें बिहार में जो ये परिस्थितियाँ बन गई हैं, जो भ्रम का वातावरण बना है, असमंजस की स्थिति हो गई है, उसे आगे आके दूर करना चाहिए। जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा, उसकी वजह बता रहे हैं। आखिर ये जो परिस्थिति बनी है उसकी वजह क्या है और आपको उम्मीद है वो बने हैं? अब पता नहीं जदयू का किस विधायक ने कैसा बयान दिया है, लेकिन नीतीश जी कि हम उन बातों को ही, उनकी बातों को इसलिए लेके बैठे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना संकल्प दोहराया था कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना उनका लक्ष्य है। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों जा रहे हैं? मैंने क्यों कहा कि नीतीश जी का स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? वो तो एक कांग्रेस अभी भी कह रही है कि नीतीश कुमार स्थिति स्पष्ट करें, और जेडीयू के नेता केसी त्यागी के स्तर के नेता जो कि एडवाइजर हैं सीएम के, वो खुलकर कह रहे हैं कि तार तार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस अभी भी जो है भुलावे में रहना चाहती है। दूसरी ओर
जेडीयू के नेता, अभी आपने सुना नीरज कुमार क्या कह रहे थे कि जो कंफ्यूजन में, मतलब आरजेडी के लिए मनोज झा का बयान था कल का कि कंफ्यूजन हो रहा है, संशय है, इसको दूर करें नीतीश कुमार। उन्होंने कहा जो कंफ्यूजन में होता है वो डूबता है, और अगर उनको ये सिग्नल मिल रहा है यहां से कि कुछ गड़बड़ है, कोई कंफ्यूजन है, तो इसकी वजह वो अच्छे से जानते हैं, तो खुद जाने, खुद पूछ, अपने अंदर से जानकारी लें क्यों ऐसा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो वो तो स्पष्ट कर दिया बिल्कुल जेडीयू ने कि हम तो जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं ये आपको मालूम है, उस पर आप लोग विचार कीजिए। तो देखिए बिहार में नेता धीरे धीरे खुल रहे हैं। कल तक आधी बात बता रहे थे, आज कुछ नेताओं ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, खासकर जेडीयू के नेताओं ने तो खुलकर अपनी बात कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो चले, आप अपना देख लीजिए, आप पीछे आपको क्या करना है, गठबंधन में आपके कौन रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं नीतीश कुमार की नाराजगी के, और तेजस्वी यादव और लालू यादव दबाव बनाने के लिए कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ें, तो उस पर तेजस्वी बैठे। एक और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त चल रही है, जहां बीजेपी क्या लाइन लेगी आधिकारिक तौर पर यह तय किया जाएगा, और उसके बाद शाम को 4 बजे उनके विधायकों की और सांसदों की बैठक भी होनी है। लेकिन ये कोर ग्रुप है जो इस वक्त बैठा हुआ है, इसमें कौन कौन लोग हैं, इसमें फैसला क्या होना है, देवेंद्र से हम जानेंगे। देवेंद्र सर, अभी ये बैठक चल रही है पटना के चाणक्य होटल में, और इस बैठक में बात कर लें तो बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, और इसके अलावा बीजेपी संगठन के जो लोग हैं, संगठन महामंत्री भिखू भाई, और इसके अलावा नागेंद्र त्रिपाठी, ये सारे लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में ही तय कर लिया जाएगा कि शाम 4 बजे की बैठक में आपको अपने विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों या सांसदों को क्या निर्देश देना है, और पार्टी ये जो फैसला अगर कर रही है तो उस फैसले के पीछे वजह क्या है, और इन सारी चीज़ों पे मंथन होगा। डिप्टी सीएम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभावित है कि अब इस रूप में होगी, इस रूप में नहीं हो सकती कि हमें किसको बनाना है, इस रूप में होगी कि हमें आगे अगला कदम जो हमारा होगा वो किस रूप में होगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से या 2025 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से हमारी तैयारी ज़्यादा हो। और समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला तो यह था कि नीतीश कुमार को आप लें, जो कि कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट को अगर ध्यान में रखें तो वो एक बड़ा फैसला था। आम जनमानस या वोटर्स के हिसाब से उसमें कोई समस्या नहीं थी। कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट जरूर हर्ट हुआ होगा, जरूर हर्ट होने की बात कही भी गई प्रदेश के नेताओं के द्वारा दिल्ली में कि बार बार क्योंकि नीतीश हमें अपमानित करते हैं, फिर से हम उन्हें मुख्यमंत्री बना दें तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। लेकिन दिल्ली से उन्हें ये मैसेज दिया गया। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ लोगों की ये रहेगी कि ऐसे में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए ताकि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो बीजेपी के मुफीद रह सके। तो इस बैठक में वो सारी चर्चाएं अभी चल रही है, जो कि पटना के चाणक्य होटल में बैठक चल रही है। सौरभ, तो बीजेपी अपनी लाइन आज शाम तक क्लियर कर लेगी बिल्कुल कि उनको क्या कहना है, बिल्कुल क्या कहना है, क्या करना है, ये सारी लाइन बीजेपी ऑलरेडी अब से थोड़ी देर बाद ही क्लियर कर लेगी। और इस बैठक के बाद एक बार समझा जा सकता है कि टेलीफोन पे दिल्ली से ग्रीन सिग्नल लिया जाएगा कि प्रदेश के सभी नेताओं की मौजूदा समय में ये राय है। विनोद तावड़े इस बात को इन्फॉर्म करेंगे दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली से जो कमांड दिया जाएगा उस कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। और बीजेपी की तरफ से समझा जा सकता है कि आगे एक समर्थन पत्र देने की प्रक्रिया रहेगी नीतीश कुमार के लिए। डिप्टी सीएम बनेगा भाजपा का, इसमें कोई शक नहीं है, एक या दो, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि पिछले फॉर्मूले की तरह ही इस बार जाए, बस उसमें नाम के परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है। इसमें अगर नामों की अगर बात कर लें सौरभ, तो पहला विकल्प जैसे पिछली बार ही था, नीतीश कुमार भी चाहते थे, इस बार भी वो चाह रहे हैं कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी उस दौर को छोड़ के आगे बढ़ चुकी है। सुशील मोदी के हिसाब से उनको राज्यसभा भेजा जा चुका है, हालांकि उनका अप्रैल में टर्म खत्म हो रहा है। सुशील मोदी के पीछे नीतीश कुमार की वजह यह है कि दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है जब दोनों सीएम और डिप्टी सीएम रहे हैं, तो उस लिहाज से उनके लिए मुफीद है। बीजेपी के हिसाब से अगर आप देखें तो सुशील मोदी जैसे एक्सपीरियंस हैंड को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो बहुत आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि वो जो सरकार चलेगी वो एक तरह से सुशील मोदी ही वो सरकार चलाएंगे। अगर वैसा एक्सपीरियंस आदमी नहीं जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल उसके मैसेजिंग के हिसाब से अगर नाम का चयन करते हैं तो उसमें रेणु देवी, नित्यानंद राय, ये 2 प्रमुख नाम हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा। सम्राट चौधरी के केस में सौरभ जो मुझे लग रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव रहेगा तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी है, तो शायद उनको सरकार में इस रूप में ना भेजा जाए। तो बड़ा बुरा फंसे हुए हैं वो जो सर पर पगड़ी बांधते हैं। हाँ, उनकी वजह उन्होंने ये बता रखी कि मैं जब तक इनको नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाऊंगा नहीं तब तक पगड़ी उतारूंगा नहीं। बिल्कुल, उनके नीचे अब उनको अगर बना दिया गया डिप्टी बिल्कुल बिल्कुल, और उन बैठकों में भी वो कहते रहे, तो अब समझा जा सकता है कि उनके लिए वो मुसीबत वाली समस्या रहेगी। तो रेणु देवी जो कि अति पिछड़ा कम्युनिटी से आती है, पिछली बार भी वो थी डिप्टी सीएम, नोनिया जाती है उनकी, तो वो एक प्रमुख नाम है। और दूसरा नित्यानंद राय का नाम भी भेजा जा सकता है, उस पर भी मंथन चल रहा है इस लिहाज से कि यादव कम्युनिटी में मैसेज दे। हालांकि सौरभ
यहाँ पे एक बड़ा खतरा ये रहेगा कि बिहार में बीजेपी हो या जेडीयू हो, इनकी पॉलिटिक्स नॉन यादव ओबीसी पे टिकी हुई है। और ऐसे में अगर आप यादव चेहरा को ही बनाते हैं तो फिर आपके वोटर्स को क्या ये समझ में नहीं आएगा कि अगर हमें यादव ही चुनना तो फिर तेजस्वी यादव में क्या समस्या है। तो वो एक खतरा जरूर है जिसपे मंथन अभी चल रहा है, देखना होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। तो ये डिप्टी सीएम में जितने नाम चल रहे थे उसकी जानकारी आपको मिली। महाजन जी, क्या आपको स्वरूप दिखाई देता है इस सरकार का जो बनने जा रही है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाएगी। अब नाम क्या होंगे, देखिए अंतिम समय में चाहे सुशील मोदी का नाम चल रहा हो और अंतिम समय में क्या फैसला होता है वो अलग बात होगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब पहले बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी तो उसमें जब सुशील मोदी को जो है पद नहीं दिया गया था डिप्टी सीएम का, तो जो है जेडीयू और जो बीजेपी के मंत्री थे यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू जो बीजेपी के मंत्री थे, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा था, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। और ऐसे में ये माना जाता था कि अगर सुशील कुमार मोदी जो हैं वो डिप्टी सीएम होते तो शायद ये कम्युनिकेशन का जो गैप है ये शायद नहीं होता और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होता। अब बात आती है, देखिए जो बात देवेंद्र कई बार बोल चुके हैं कि जो लोकल यूनिट है बीजेपी की, जो बिहार की यूनिट है, वो शायद ये जो है गठबंधन नहीं चाहती थी। उनका बहुत आंकलन था, अपना आंकलन ये था कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद वहाँ पे भी माहौल चेंज हुआ है। जैसे अभी छपरा के मेयर का चुनाव हुआ तो उसमें जो वीएचपी के सदस्य हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उनकी जीत हासिल हुई, जबकि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो हैं, रेनू एक सुनीता देवी उनका नाम है, उनको बैक कर रहे थे, उनकी हार हो गई। तो ऐसे में माहौल बिहार में भी उसके बाद बदला हुआ है। तो लोकल यूनिट को बीजेपी की ये लग रहा था, उनको लगता है हमें जरूरत नहीं, किसी हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन केंद्र की राजनीति डिफरेंट तरीके से चलती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये लगता है कि हमको जो ये जो विपक्षी गठबंधन है इसे किसी तरह से तोड़ना है। ये अगर टूट जाएगा तो बिहार में किसी भी इस गठबंधन को कोई खास सीटें नहीं मिल पाएगी। वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की। ये बात आप सोशल मीडिया पर आप जाइए तो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो बहुत दबाव बना रहे हैं इस बात का कि नहीं जाना चाहिए नीतीश कुमार के साथ। नरेंद्र मोदी के नाम पर इस वक्त जबरदस्त हवा है, खासकर राम मंदिर बन जाने के बाद, और कोई दिक्कत नहीं होगी बीजेपी इस अलायंस से भारतीय जनता पार्टी को। तो उसके बावजूद ये फैसला लिया। सौरभ, आपको बीच में टोक रहा हूं, एक अपडेट ये है कि आज जो चिराग पासवान की गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, तो जो उन्होंने बोला बाहर आके वो तो आपने सुना, अंदर जो बोला है उसका एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नेटिव के पास है। वो ये है कि उन्होंने 3-4 चीज़ें कही है। पहली बात तो ये कि किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ वो नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर नीतीश कुमार आते हैं, बीजेपी उन्हें लाना चाहती है, तो एलजेपी-आर को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ कि जो सरकार चलेगी उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। नीतीश कुमार के साथ निश्चय के आधार पर यह सरकार नहीं चलनी चाहिए। चौथी चीज़ जो उन्होंने कही कि जो सीटों की संख्या है हम अपने कोटे में उसमें कमी नहीं करना चाहेंगे। पिछली बार जिन 6 सीटों पे हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, हम उस पर लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जेडीयू की लोकसभा सीटों पर भी हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो एडजस्ट कर सकती है, लेकिन हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। अपनी जो जितनी सीटें मिलेगी उस पर लड़ेंगे और साथ साथ जेडीयू वाली सीटें पे भी एलजेपी का उम्मीदवार होगा, और ये विधानसभा में भी होगा, लोकसभा में भी होगा। यानी कि पिछली बार जो उन्होंने विधानसभा में किया था, जो नीतीश कुमार जिस बात को लेके बहुत आहत हुए थे, चिराग पासवान ने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया है कि अगर हमारी सीटों में कमी की गई तो हम इस चीज़ को करेंगे। और आखिरी बात कि एक बार फिर से उनकी चाहे टेलीफोन पे बातचीत हो या मुलाकात करके हो, बीजेपी के शीर्ष स्तर से उनकी एक बातचीत होगी। तो मतलब पटना में जो बातचीत हो रही है उस फॉर्मूले के बाद एक बार फिर से चिराग पासवान को बताया जाएगा कि ये आखिरी फॉर्मूला है। मतलब वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा ना कम किया जाए, हमको जितनी सीटें लड़ी थी पिछली बार वो दी जाएं लड़ने के लिए। अगर आप हमारी सीटें कम करेंगे तो हम जेडीयू के खिलाफ उतरेंगे। जेडीयू बीजेपी के खिलाफ नहीं उतरेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं उतर सकते, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उतरेंगे और आरजेडी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। ये भी चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि चाहे उधर से कैसा भी ऑफर हो, इधर चाहे जैसी भी समस्या हो, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम रहेंगे इधर ही। हाँ, जेडीयू का जो हिस्सा होगा वहां पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एलाइज को तो बीजेपी ने मना लिया। हम पार्टी के जीतन राम मांझी वो कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान की बात देवेंद्र ने बता दी है, उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो इस लिहाज से अब बल्कि अपने नेताओं को बनाना उनके लिए चाहे ज्यादा। देखो, सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार के लिए चिराग ही रहे थे। देखिए, जब 21 महीने के बाद 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी और 21 महीने के बाद 8 अगस्त या 9 अगस्त 2022 को जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उस समय के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बहुत स्पष्ट कहा था
कि हम गठबंधन तोड़ने के दो प्रमुख कारण रहे। एक तो आरसीपी मॉडल और दूसरा चिराग मॉडल। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में 115 हमारे जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करे और 36 सीटों पर हमारी जो हार हुई है वह चिराग पासवान के कारण हुई है, क्योंकि चिराग पासवान के उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उतने वोट से ही इसके नीतीश कुमार के कैंडिडेट 36 सीटों पर आ रहे थे। तो नीतीश कुमार का यह आरोप था कि चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हमारी ताकत को कम करना चाहती थी और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी समस्या चिराग पासवान की रही है नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार भी ये चाहते होंगे इस गठबंधन में आने के पहले कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करे कि चिराग पासवान की क्या भूमिका होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो उनकी 6 सीटें वहां पर, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें गठबंधन कैसे होगा, क्योंकि इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दे कि नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़े। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार को उतनी सहूलियत, उतनी स्पेस नहीं और उतना सम्मान नहीं देगी जितना 2020 में दिया था कि थर्ड पार्टी आने पे भी मुख्यमंत्री बना दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार के आने से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा और एक बड़ा मैसेज जाएगा विपक्ष खेमे में। तो नीतीश कुमार को तो भारतीय जनता पार्टी जरूर लेगी, लेकिन अब नीतीश कुमार के मुझे लगता है कि वो हाथ पैर अच्छे से बांध देंगे जिससे वो दूसरी बार पार्टी छोड़कर भाग न सके, गठबंधन से निकल न सके। यह सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। अच्छा, नीतीश है हमारे साथ, आपने सब पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत देख ली। जेडीयू के नेता थे, आरजेडी के विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, चिराग पासवान से भी उनकी लगातार बातचीत नीतीश की हो रही है, हमने दिखाया आपको। अब जेडीयू तो खुलकर कह रही है, हमने देखा नीरज कुमार कह रहे थे कि भाई जिसको कंफ्यूजन है उसको मालूम है कि दिक्कत कहां से हो रही है, दिक्कत किस बात से हुई है। तो खुलकर उन्होंने भी कह दिया है कि आरजेडी ना पूछे हमसे कि प्रॉब्लम क्या है, वो जानते हैं। जी हाँ, नीरज कुमार जो कह रहे हैं उसमें ये संकेत भी छिपा हुआ है कि आखिर तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास है, और एहसास है तो किस बात का एहसास है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार से जब ये कहा जाएगा कि वजह क्या है, तो उसके लिए एक जवाब के तौर पर ये ढूंढा गया होगा कि कुछ ऐसे साक्ष्य जमा कर लिए गए होंगे, कुछ ऐसे प्रमाण हैं सरकार के पास, नीतीश कुमार के पास, जिसके आधार पर वो ये साबित करना चाहेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार की कोशिशें हो रही थी। और इसी बात का इशारा बिना कुछ कहे नीरज कुमार मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव को खुद ये एहसास होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई तो वजह होगी, उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों खटक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत के जरिए उन्होंने बातें कही हैं कि कुछ साक्ष्य जो है वो नीतीश कुमार के पास ऐसे हैं, और संभव है कि इन साक्ष्यों के आधार पर बाद में इन बातों को रखा जाए। चूंकि नीतीश कुमार को कुछ कहना तो पड़ेगा, अब ये बातें सही हो ना हो अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में तो एक संदेश जाना होगा ना कि आखिर आप क्यों इस बार फिर से पाला पलट लिया। ऐसे ही नीतीश कुमार की साख को धक्का लग चुका है, चूंकि वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, तो कोई वजह उनको बतानी होगी। तो ये इशारों में जरूर वो कह रहे थे। और निश्चित रूप से अब जेडीयू के नेता जिस अंदाज में कह रहे हैं, जितना खुलकर बोल रहे हैं, इसके बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। और ये एहसास सिर्फ जेडीयू को नहीं बल्कि हर किसी को है। आरजेडी खेमे में भी यही है, हर कोई ये कह रहा है कि ये अब लगभग तय दिख रहा है, भले ही कैमरे पर आरजेडी वाले अभी खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल मनोज झा ने शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया, कहा कि नीतीश कुमार स्पष्ट करें, और कांग्रेस वाले भी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्पष्ट करें।